हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे यूपीड प्लस जेईई, आरआरबी, जेईई, एसएससी, जेईई के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एमसीक्यू रैपिड फायर में आपका स्वागत है। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, इफ द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ द सन एट अ प्लेस एट नून इज साउथर्न रीजन हेमिस्फेयर इज 167 डिग्री, द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एट द प्लेस इज, यानी कहने का मतलब जब साउथर्न रीजन में आपको दिया गया है, साउथर्न रीजन में आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, मैग्नेटिक बियरिंग दिया गया है। तो आपको दिया गया है साउथर्न रीजन में मैग्नेटिक बियरिंग का मान 167 डिग्री दिया गया है, ठीक। तो साउथर्न रीजन में आपका ट्रू बियरिंग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक। यही अगर नार्थर्न रीजन देता है तो नार्थर्न रीजन में ट्रू बियरिंग का मान 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो हमको निकालना है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बराबर होता है आपका ट्रू बियरिंग माइनस मैग्नेटिक बियरिंग, ठीक है। तो ट्रू बियरिंग आपका सार्थन दिया है 180 डिग्री और मैग्नेटिक बियरिंग आपका दिया है 160 डिग्री। तो ये दोनों को जो माइनस करेंगे तो आएगा 30 डिग्री। ये आ गया आपका पॉजिटिव में आ गया, ठीक है। पॉजिटिव आने का मतलब होता है कि ये ईस्ट में हो जाएगा। अगर ये निगेटिव इसका मान आता तो ये आता आपका वेस्ट में होता। तो डिक्लिनेशन हमारा क्या हो गया, 30 डिग्री ईस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका प्लेन टेबल ऑफ, दिया है द प्रिंसिपल ऑफ अ प्लेन टेबल इज, यानी कहने का मतलब है आपका प्रिंसिपल बताना है कि प्लेन टेबल में कौन सा प्रिंसिपल काम करता है। इसके ऑप्शन लोकलाइजेशन, ट्रैवर्सिंग, पैरेललिज्म और ट्रायंगुलेशन, ठीक है। तो इसमें हम इसका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, पैरेललाइजेशन। पैरेललिज्म होता है, कहने का मतलब अगर आप कोई प्लेन टेबल है, अगर मान लीजिए कोई यहाँ पे वो पॉइंट है, अगर स्टेशन कोई ये है, ये बी है, अगर हम इसको इस पे एलिडेट की सहायता से देखेंगे तो इसी के पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे, इसको एलिडेट की सहायता से देखेंगे तो इसी के पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे। तो ये पैरेलल यानी समांतर, यानी इस रेखा के, यानी जो फील्ड की रेखा है उसी रेखा के समांतर इस पे ड्रा होता है। तो इसलिए जो है कि ये इसको समानांतरण बोला जाता है। ये एक सिद्धांत है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। दिया है इफ फोर बियरिंग ऑफ ए line is north 30 degree east, north 30 degree east, the back bearing आपसे पूछ रहा है बैक बियरिंग ऑफ ए लाइन। कहने का मतलब पहली बात तो ये जानिए कि दिया किसमें, ये दिया है क्वाड्रिलेटरल बियरिंग। क्वाड्रिलेटरल बियरिंग में क्या होता है कि इसमें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट होता है। इसमें नॉर्थ और साउथ जो है कि दोनों से काउंट किया जाता है, जो जिसके नियरेस्ट होगा उससे काउंट किया जाएगा। इसमें ईस्ट और वेस्ट भी दोनों लिखा जाता है साथ में, ठीक है। अगर डब्ल्यू बी सी में होता है तो इसमें होता है नॉर्थ से केवल काउंट होता है 0 से 360 डिग्री तक काउंट किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका दिया है नॉर्थ से ईस्ट में दिया है, तो ये आपका पूछ रहा है, आपका इसमें बैक बियरिंग पूछ रहा है। तो ये आप इसमें एक सम रूल है कि अगर आपको फोर बियरिंग दिया हो या बैक बियरिंग दिया हो, आप फोर पूछ रहा हो या 22 वर्षा, दोनों में से कोई पूछ रहा हो, एक दिया हो दूसरा पूछ रहा हो, तो इसमें क्या होता है कि नॉर्थ का साउथ में चेंज होता है और ईस्ट का वेस्ट में। इसका 22 वर्षा भी होता है, यानी साउथ दिया रहेगा तो नॉर्थ में और वेस्ट दिया रहेगा तो ईस्ट में चेंज होता है। बाकी जो वैल्यू अंदर की दी होती है वो एज इट इज रहती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, नॉर्थ का साउथ हो जाएगा और ईस्ट का वेस्ट हो जाएगा, यानी कहने का मतलब नॉर्थ का साउथ, ईस्ट का वेस्ट हो जाएगा और 30 डिग्री, यानी साउथ वेस्ट 30 डिग्री, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ प्लेन टेबलिंग, इसमें से कौन सा मेथड है जो प्लेन टेबलिंग का मेथड नहीं है। ये है, या ओरिएंटेशन है, रेडिएशन है, इंटरसेक्शन है या रिसेक्शन है, इसमें से कौन सा मेथड है जो कि प्लेन टेबलिंग का मेथड नहीं है। ठीक है। तो आप इसको देखिए, इसमें क्या है कि प्लेन टेबल में आप जो है कि चार मेथड को जानते हैं। प्लेन टेबल में आप चार मेथड जानते हैं। पहला आपका हो जाएगा रेडिएशन, दूसरा आपका हो जाएगा इंटरसेक्शन, तीसरा आपका हो जाएगा रिसेक्शन और चौथा आपका हो जाएगा ट्रैवर्सिंग, ठीक। तो इसमें आपका तीन मेथड दिया हुआ है, ये पहला ये मेथड होता है। एक मेथड इसमें ये ओरिएंटेशन नहीं होता है, ओरिएंटेशन नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ये ओरिएंटेशन नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि इसमें चार मेथड होते हैं, चारों मेथड का नाम हम आपको बता दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, अकॉर्डिंग टू IS 38383, अकॉर्डिंग टू IS 383 कोर्सेस सैंड फॉलिंग अंडर द ग्रेडिंग जोन, यानी कि ग्रेडिंग जोन में कोर्सेस सैंड का कौन सा जोन होता है सैंड में। तो पहली बात जानिए, IS 383 में 4 जोन होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये क्या होता है, सबसे कोर्सेस्ट होता है, यहाँ कोर्सेस्ट होता है, उसके बाद फाइन दैन फाइन दैन फाइन, सबसे फाइन ये होता है। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोर्सेस्ट सैंड। और फाइन पूछता तो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाता, मीडियम पूछता तो इन दोनों में से जो भी मीडियम पूछता है ये होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशन बिटवीन यंग मॉडुलस ई एंड शियर मॉडुलस जी एंड पॉइजन रेशियो भी, या इसको म्यू बोलते हैं। ठीक, तो इसके लिए इसमें रिलेशन पूछ रहा है, तो पहली बात इसमें रिलेशन का फार्मूला आप 2-3 याद कर लीजिए। इसमें पहला आपका होगा 2g1 प्लस म्यू, और दूसरा आपका फार्मूला एक होता है ई बराबर 3k कोष्टक में 1 माइनस 2 म्यू, और एक होता है ई बराबर 9kg अपान 3k प्लस जी, 9kg/3k+g, ये 3 फार्मूला आप याद कर लीजिए दोस्तों, और इसी पे सारा क्वेश्चन इसका सॉल्व हो जाएगा। यहाँ म्यू की जगह पे तो आपका क्वेश्चन पूछ रहा है ई, जी और वी में रिलेशन पूछ रहा है, तो इसके हिसाब से आपका ई बराबर, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, यानी यहाँ से जी बराबर निकालेंगे हम, तो जी बराबर क्या हो जाएगा, ई अपान 2 कोष्टक में 1 प्लस म्यू की जगह में भी है तो भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इफ रेल लेंथ इज 30 मीटर, यानी रेल का लेंथ जो है, एक रेल की लेंथ जो है 13 मीटर दिया है, एंड द स्लीपर डेंसिटी, यानी स्लीपर की डेंसिटी यानी स्लीपर घनत्व तो m+4 दिया है, हाउ मेनी स्लीपर वुड बी रिक्वायर्ड इन 1 किलोमीटर लेंथ ऑफ ट्रैक, यानी एक ट्रैक पे कितने, 1 किलोमीटर के ट्रैक पे कितना जो है कि स्लीपर की आवश्यकता होगी। कहने का मतलब ये है कि कोई रेल आप देखे होंगे, रेल, ये रेल है, ये रेल है, इस पे इस तरह का स्लीपर आप देखेंगे लगा होता है। ठीक, एक रेल की लंबाई आपकी यहाँ से दिया है 13 मीटर, 1 किलोमीटर मान लीजिए यहाँ तक कोई रेल होगी 1 किलोमीटर। ठीक, तो इसमें जो है इस ये स्लीपर है, ये आपका रेल है। ठीक है, तो ये एक रेल की लंबाई इतना मीटर दिया है, तो पहले हम ये जानेंगे कि 1 किलोमीटर में कितना रेल है। ठीक, तो 1 किलोमीटर में कितना रेल है, तो 1 किलोमीटर में कितना रेल होगी, तो रेलों की संख्या यानी 1 किलोमीटर मतलब 1000/13, तो ये आपका आ जाएगा 7569 रेल। ठीक दोस्तों, यानी 1 किलोमीटर में इतना रेल लगा हुआ है, और 1 मीटर एक रेल में, यानी 13 मीटर की एक रेल में m+4 यानी कि 13+4 यानी कि 17 स्लीपर लगे हुए हैं, 17 स्लीपर लगा हुआ है। ठीक, यानी एक रेल में 17 स्लीपर लगे हुए हैं, 13 मीटर की रेल में 17 स्लीपर लगे हुए हैं, तो इतना एक 13 मीटर का इतना रेल में कितना स्लीपर लगेंगे। तो टोटल स्लीपरों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, स्लीपर की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 7569 इंटू 17, यहाँ 17 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये लगभग आ जाएगा 1307.69, लगभग 1308 रेल आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द मेथड जनरली adopted to orient a plane table at a points with 3 inaccessible point is called, यानी कहने का मतलब 3 बिंदुओं की अनुपस्थिति में 3 बिंदुओं की सहायता से, ये आपका दिया हुआ है, ये 3 इनएक्सेसिबल पॉइंट दिया ना है, यानी 3 बिंदुओं की सहायता से ज्ञात करने के लिए प्लेन टेबल में कौन सा मेथड है कि जिसमें 3 बिंदुओं की सहायता से किसी स्टेशन को स्थापित किया जा सकता है। तो इसमें एक रिसेक्शन मेथड होता है, जिसमें कि एक 2 प्रॉब्लम होती है, 2 पॉइंट प्रॉब्लम, एक होता है आपका 3 पॉइंट प्रॉब्लम। तो 2 पॉइंट प्रॉब्लम में क्या होता है कि 2 पॉइंट से किसी तीसरे पॉइंट, अननोन पॉइंट को ज्ञात करना। इसमें क्या होता है कि 3 पॉइंट से किसी तीसरे अननोन स्टेशन को ज्ञात करना। ठीक, तो इसमें आप क्वेश्चन पूछा हुआ 3 इनएक्सेसिबल पॉइंट, यानी कहने का मतलब ये ऑप्शन नंबर
ये हो जाएगा आपका बी, पर ये हो जाएगा 3 पॉइंट प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई which grade of cement is not available in इंडियन मार्केट। यानी इसमें से पहचानिए कौन सा ग्रेड जो है कि इंडियन स्टैंडर्ड जो है कि नहीं इंडियन मार्केट में नहीं मिलता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका पहला ऑप्शन नंबर ए है 23, दूसरा सी आपका ऑप्शन नंबर 43 है, बी आपका ऑप्शन नंबर ये 33 और डी आपका 53 है। ठीक है दोस्तों, डी आपका 53 है। तो इसमें जो है कि आपका ये जो है कि ये 33 मिलता है, 43 मिलता है और 53 मिलता है, ये ग्रेड आपका नहीं मिलता है, तो इसमें नहीं पूछ रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सही। 23 ग्रेड जो है कि नहीं मिलता है। इन तीनों ग्रेड का जो है कि इस समय आईएस कोड, नए वाले आईएस कोड के अनुसार इसका होता है आईएस कोड 269। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिया है रेक्टेंगुलर लॉग ऑफ वुड इज फ्लोट इन वाटर विथ द लोड इज 100 न्यूटन, इट सेंटर द मैक्सिमम शियर फोर्स ऑफ वुडन लॉग इज। यानी मैक्सिमम शियर फोर्स बताना है। कोई अगर वुडन है, लकड़ी है, कोई लकड़ी है जो कि पानी पे तैर रही है, ठीक, इसके ऊपर सेंटर पे लगा हुआ है 100 न्यूटन का लोड। तो इसको हम पॉइंट लोड बना के इस पे जो है कि शियर फोर्स एसएफ को काउंट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या करेंगे, इसको ए मान लेते हैं आर ए, इसको मान लेते हैं आर बी। इसमें लगाएंगे आर ए प्लस आर बी बराबर 100 न्यूटन। तो इसमें क्या करेंगे, ए पे मोमेंट ले लेते हैं, ए पर मोमेंट ले लेंगे। तो ए पर मोमेंट लेंगे तो आर बी इंटू एल, एल लेंथ अगर है इसकी, अगर लंबाई टोटल एल है, आर बी इंटू एल इज इक्वल टू 100 इंटू एल बाई 2। ठीक, तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा और अब 2 से 50 हो जाएगा, यानी आर बी का मान आ जाएगा 50 न्यूटन। तो आर ए का मान कैसे पता चलेगा, 100 माइनस 50 इज इक्वल टू 50 न्यूटन। यानी इसका ऑप्शन नंबर ये वाला हो जाएगा कि दोनों सिरे पे 50-50 न्यूटन के जो है कि शियर फोर्स काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है द कंक्रीट मिक्स डिजाइन इज कंडक्ट एज पर। यानी कंक्रीट मिक्स डिजाइन किस कोड से कंडक्ट किया जाता है। पहला आपका ऑप्शन दिया हुआ IS 383। अभी आप इसके पहले क्वेश्चन देखे थे सैंड के लिए, सैंड की ग्रेडिंग के लिए, इसमें फाइननेस सपोर्ट से फाइननेस की तरफ जा रहे थे। तो इसके IS कोड ये है। IS 456 आप जानते हैं आरसीसी के लिए है, आरसीसी के लिए रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट के लिए। ये है आपका IS 10-262, ये आपका होता है मिक्स डिजाइन के लिए, मिक्स्ड डिजाइन के लिए। ऑप्शन नंबर ये आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। इन द बर्नौली इक्वेशन रिटेन एज P बाई R प्लस बी स्क्वायर अपन 2G प्लस जेड इज कांस्टेंट, इच टर्म इज रिप्रेजेंटेड बाई एनर्जी पर यूनिट। यानी एनर्जी पर यूनिट किस पे रिप्रेजेंट करता है, तो एनर्जी पर यूनिट मास पे रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम पे और वेट पे और दोनों पे नहीं वेट करता है, मास पे करता है। और इसमें जो P बाई रो दिया है, P बाई R दिया है, इसको बोलते हैं प्रेशर हेड। प्रेशर हेड, इसको जो बी स्क्वायर अपन 2G जो दिया है इसको बोलते हैं वेलोसिटी हेड। और ये आपका जो जेड है, ये जेड को बोलते हैं डेटम हेड, और ये इसके बराबर कांस्टेंट होता है, और ये जो है कि मास पे डिपेंड करता है, रिप्रेजेंट एनर्जी इसका मास है। अगला क्वेश्चन देखिए। पिक्नोमीटर इज यूज टू डिटरमाइन, पिक्नोमीटर से क्या ज्ञात करते हैं, पिको क्या वाटर कंटेंट ज्ञात करते हैं, हाँ ज्ञात करते हैं। वाइड रेशियो नहीं ज्ञात करते। स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्ञात करते हैं। ड्राई डेंसिटी नहीं ज्ञात करते हैं, ये नहीं होगा। ये वाटर कंटेंट ज्ञात करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्ञात करते हैं, हाँ दोनों ज्ञात करते हैं। बॉयड रेशियो ज्ञात करते हैं, नहीं। ड्राई डेंसिटी नहीं। यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है in order to have segregation of in a concrete dropping height should not be more than। यानी जब कितने ऊंचाई से हम कंक्रीट को गिराते हैं ताकि उसमें जो है कि सेग्रीगेशन ना हो। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि सेग्रीगेशन जो होता है,
सेग्रीगेशन होता है, एक होता है कंक्रीट में, दूसरा होता है ब्लीडिंग। तो सेग्रीगेशन में क्या होता है, कंक्रीट जो है कि कंक्रीट से एग्रीगेट अलग होता है, तो उसको बोलते हैं सेग्रीगेशन। अगर सीमेंट और पानी अलग होगा साथ में तो उसको बोलते हैं ब्लीडिंग। एग्रीगेट नहीं अलग होता है, सीमेंट और पानी जो है कि ऊपर सतह पे आके उससे अलग होता है सीमेंट, और तो उसको बोलते हैं ब्लीडिंग। तो इसमें आपका पहले पूछ क्या रहा है कि सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन ऑफ कंक्रीट रिड्यूसिंग, तो कितनी ऊंचाई से न गिराना चाहिए, तो इसको ऑप्शन नंबर आपका स्टैंडर्ड बुक में दिया है 100 सेंटीमीटर। व्हेन वाटर इज एडेड टू सीमेंट, यानी ये इसमें क्या पूछ रहा है कि ये वाटर को जो है सीमेंट में ऐड करने पे क्या होता है, हीट जनरेटेड। ये बिल्कुल सही है, हीट जनरेट होता है। दूसरा क्या दिया, हीट इज एब्जॉर्ब, यानी हीट एब्जॉर्ब करता है, ये बिल्कुल गलत है। केमिकल रिएक्शन इज इनिशिएटेड, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4, बोथ हीट इज जनरेटेड एंड केमिकल रिएक्शन इज इनिशिएटेड, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल, डी राइट है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी। इसमें क्या दिया है, इफ 18 mm रिवेट इज यूज टू लेसिंग बार, द मिनिमम विड्थ ऑफ लेसिंग बार शुड बी, यानी इसमें क्या दिया, 18 mm के लिए मिनिमम विड्थ कितना होना चाहिए लेसिंग बार का, तो ये आप स्टैंडर्ड बुक से याद कर लेंगे, इसका 55 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट ऑफ थियोडोलाइट। इसमें थियोडोलाइट में दो कांस्टेंट होते हैं, जिसमें थियोडोलाइट में आपका दो कांस्टेंट होता है। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या होता है, पहला मल्टीप्लाइंग, और दूसरा क्या होता है आपका एडिटिव। मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट में आप जान लीजिए कि होता है एफ अपॉन आई, और एडिटिव कांस्टेंट में आपका होता है एफ प्लस डी। मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट की वैल्यू होती है 100, एडिटिव कांस्टेंट की वैल्यू होती है 0। तो इस क्वेश्चन के अनुसार मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट पूछ रहा है तो एफ अपन आई होगा, अगर वही एडिटिव पूछता है तो ये होता। ठीक है, इसलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें थियोडोलाइट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द मेजरमेंट। थियोडोलाइट से हम क्या क्या मेजर करते हैं, हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन अकेले यही नहीं, गलत है। वर्टिकल एंगल मेजर करते हैं लेकिन ओनली नहीं, गलत है। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल दोनों मेजर करते हैं, ये भी नहीं करते हैं। डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस के लिए चैन का यूज करते हैं, टेप का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, टफनेस इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, टफनेस इंडेक्स को तो बोलते हैं आईटी, आईटी बोलते हैं, आईटी। आईटी बराबर फार्मूला होता है आईपी अपन आई एफ। ठीक है, रेशियो, इसका रेशियो फार्मूला होता है, किस किस का रेशियो होता है, ये आईपी को बोलते हैं प्लास्टिसिटी इंडेक्स, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, और आईएफ को बोलते हैं फ्लो इंडेक्स। ठीक है, तो ये प्लास्टिसिटी इंडेक्स और फ्लो इंडेक्स, यानी ऑप्शन नंबर बी, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बीम दिया हुआ है, बीम में जो है कि कैंटिलीवर बीम दिया हुआ है, इस पे जो है कि कैंटिलीवर बीम दिया हुआ है, इस पे मोमेंट लगा हुआ है, और इस पे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, फॉर द एबव कैंटिलीवर बीम द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द शियर फोर्स, ऑफ द शियर फोर्स ए पॉइंट पे शियर फोर्स पूछ रहा है, ए पॉइंट पे, तो जब बीम में ए पॉइंट पे शियर फोर्स का मान आपका हो जाएगा 0, क्योंकि इस पे कोई पॉइंट लोड नहीं लगा हुआ है, कोई लोड इस पे नहीं लगा हुआ है, इसलिए ये हो जाएगा 0। मोमेंट में शियर फोर्स का मोमेंट से कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट द सर्वे इज कॉल्ड, यानी अगर हम कर्वेचर को काउंट करते हैं, कहने का मतलब ये है कि अगर हम कर्वेचर को काउंट करते हैं, अगर हम कर्वेचर को काउंट करते हैं अर्थ में, अकाउंट का मतलब होता है कि उसको ध्यान में रखते हैं, तो क्या होता है, अगर हम कर्वेचर का मतलब पृथ्वी का अगर कर्वेचर को हम ध्यान में रखते हैं कि इतना कर्व है, अगर हम नहीं ध्यान में रखेंगे तो एक लाइन ले लेते हैं, तो इसका नाम होता है जियोडेटिक सर्वेइंग। जब ध्यान में रखेंगे कर्वेचर को तो इसको जियोडेटिक सर्वे, जब ध्यान में नहीं रखेंगे तो लाइन खींचेंगे तो इसको बोलेंगे प्लेन सर्वेइंग। ठीक, तो अगर ध्यान में नहीं रखेंगे तो प्लेन सर्वेइंग, ध्यान में रखेंगे तो
जियोडेटिक तो क्वेश्चन में दिया है ध्यान में रखने के लिए, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जियोडेटिक। ये दिया है आपका अक्षीय संपीड़न का अनुमत प्रतिबल मुख्यतः किस पर निर्भर करता है। तो अक्षीय प्रतिबल का अनुमत प्रतिबल जो है कि स्लेंडरनेस रेशियो पे डिपेंड करता है। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।